बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 9th and period is biology. Students, we have discussed in our previous lecture about photosynthesis और हमने फोटोसिंथेसिस में क्या डिस्कस किया था कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि हम प्लांट और एनिमल सोर्स से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो अपनी फूड प्रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं। और कौन से ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है वही ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड क्या होती है? ग्लूकोज होती है, जिससे बाद में और दीगर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ऑटोट्रॉफ हैं या हेट्रोट्रॉफ हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी फूड या दूसरों से फूड हासिल करते हैं। तो फूड क्यों ली जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड क्यों हासिल करते हैं? एनर्जी के लिए। या आपने पढ़ा होगा कि हम फूड लेते हैं, हम फूड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी की नीड होती है। तो फूड कंज्यूम की जा रही है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हम फूड को हासिल करते हैं और हम फूड से एनर्जी को हासिल करते हैं। अब इस फूड से एनर्जी को किस तरह हासिल किया जाता है? वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम फूड से एनर्जी हासिल करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या हम ये कह सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। यानी रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है, फूड का मॉलिक्यूल टूटता है और टूटने के बाद एनर्जी भी रिलीज होती है। तो हम जो फूड ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। उस फूड से एनर्जी हम किस प्रोसेस के अंदर हासिल कर रहे हैं? रेस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर हासिल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? फूड है, जैसे ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। या हम जो भी फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होती है, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन के बाद स्टार्च से क्या बनता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है? सेल तक पहुंचता है। सेल में जब ये ग्लूकोज आता है तो यहाँ पर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन भी आ रही है, सेल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी आ रहा है। अब ये सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में। यहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट कर रहा है तो हम इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। यहाँ पर इसके प्रोसेस क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कि यहाँ पे फूड की ऑक्सीडेशन होती है और इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इस फूड की ऑक्सीडेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? ये एंजाइम इस रिएक्शन में हेल्प आउट करते हैं और क्या चीज फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है और इसके साथ साथ
एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये वो रिएक्शन है जिससे कि हम एनर्जी हासिल करते हैं फूड के जरिए, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये एनर्जी हम डिफरेंट फंक्शन में यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ये जो पूरा रिएक्शन है, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? आपको पढ़ाया था, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, जिसमें से आपको एक ऑर्गेनील पढ़ाया था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर ऑर्गेनील मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी एंजाइम को रिलीज करते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम रिलीज करते हैं, ये एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और फिर यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यानी ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। सो रेस्पिरेशन क्या हो गया? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, या ये कह सकते हैं कि फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन से क्या चीज बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। और इनसाइड द सेल भी कौन से ऑर्गेनील में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, जबकि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी सेल में होता है, लेकिन वो सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब रेस्पायर करते हैं, सबको एनर्जी की नीड होती है, सब ऑक्सीजन से फूड की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। और जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, वो सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको कहा सेल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, फिर जाकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से पहले हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ब्रीदिंग में क्या होगा? ऑक्सीजन इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये ब्रीदिंग कहलाता है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, इट इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। ब्रीदिंग जस्ट क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट में, ये प्रोसेस ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है, इट्स नॉट रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? रेस्पिरेशन का इनसाइड द सेल होता है। जब ब्रीदिंग हो गई, ब्रीदिंग के प्रोसेस से हमने ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर ली, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी? लंग्स में जाएगी। लंग्स ऑक्सीजन से फिल हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, यानी कि ये ऑक्सीजन कहाँ पर पहुंच रही है? हमारे पास सेल मौजूद है, ये एक सेल है। ऑक्सीजन आ रही है किसके थ्रू? पहले लंग्स में आई, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कहाँ पर गई? लंग्स में गई। लंग्स से फिर कहाँ पर जाएगी? ब्लड वेसल्स में, ब्लड में जाएगी, और फिर ब्लड से कहाँ पर पहुंचेगी? सेल तक आएगी। यहाँ पर जो ब्लड वेसल मौजूद है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ब्लड मौजूद है, और यह जब ब्लड ऑक्सीजन लेकर आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। जो ब्लड लेकर आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि सेल
के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, यहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी, सेल के अंदर आ जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, आउटसाइड द सेल इन द ब्लड वेसल। ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल से सेल के अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल में जा रही है। किस प्रोसेस के थ्रू जा रही है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जा रही है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, जिसमें कि जब लंग्स से जिस वक्त ऑक्सीजन ब्लड में जाती है उस वक्त भी गैसियस एक्सचेंज होता है, और जब वो ऑक्सीजन सेल में आती है उस वक्त भी गैसियस एक्सचेंज होता है। दो टाइम पर हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, कि जब लंग्स फिल हो गए हैं और फिर वो लंग्स कहाँ जा रही है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जा रही है। यहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चले जाएगी, लंग्स में जाएगी, और लंग्स में से ऑक्सीजन मौजूद है वो कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा। फिर जब ऑक्सीजन आ गई कहां तक, ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड के साथ कहां पर आ गई, सेल में आएगी, तो यहाँ पे फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर चली जाती है, और सेल के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, ब्रीदिंग, जिसमें इनहेलेशन हो रही है और एक्सहेलेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर गैसियस एक्सचेंज आएगा। जब गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया, अब सेल के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है सेल में, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है, और इसी तरह डाइजेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ पे ग्लूकोज भी आ गया है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अब रिएक्ट करेगा, और ये वाला रिएक्शन परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। सो यहाँ पर तीन प्रोसेस हैं, तीन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, और ये तीनों प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस हैं। एक ब्रीदिंग है, फिर गैसियस एक्सचेंज है, और उसके बाद फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग हैं। ब्रीदिंग में सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन में पूरा रिएक्शन परफॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, फूड की ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है। सही। अब यहाँ पर जो ब्रीदिंग है इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग के प्रोसेस को वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ये तीन प्रोसेस हो रहे हैं जब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनील यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, एंजाइम रिलीज कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनील के अंदर ही फूड की ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी फॉर्म होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन नेसेसरी है, ऑक्सीजन मौजूद होगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन है तो फिर फूड क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पर टू टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह की रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, टू टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करते हुए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन का
प्रोसेस हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की नीड तो होती है, फूड से एनर्जी हासिल करनी है, तो उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर ही फूड टूट जाता है, फूड का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी यहाँ रेस्पिरेशन क्या किस तरह हो रही है, विदाउट ऑक्सीजन हो रही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस विद ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में यहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी यहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। This process is also called as fermentation. Anaerobic respiration is also called as fermentation. ये fermentation भी कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बगैर ऑक्सीजन के ही फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एसिडिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? ये होता है बैक्टीरिया में, फंजाई एंड एनिमल्स। Bacteria, fungi and animals, they have ability to respire without oxygen. बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स को अगर एनर्जी की नीड है और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ऑक्सीजन के बगैर भी एनर्जी से फूड से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स में होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एसिडिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया एंड फंजाई में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ही एंजाइम्स के थ्रू टूट जाता है। एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है, किस में टूटता है? ये इथेनॉल में टूट जाता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है इथेनॉल में और वाटर में, और इसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की वजह से फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, इसलिए वहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के बगैर ही फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन कम होती है। एरोबिक में ज्यादा होगी, एनारोबिक में कम होती है, इसलिए मैंने यहाँ सम क्वांटिटी एनर्जी की रिलीज लिखा जाएगा, सम एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, किसके अंदर हो रही है? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल में इसकी ब्रेकडाउन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। किसके अंदर हो रही है? ये बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन टूटता है, क्या फॉर्म करता है? इथेनॉल फॉर्म करता है, वाटर, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एसिडिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस एनिमल्स के अंदर होता है। एनिमल्स में एसिडिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बगैर एंजाइम्स के जरिए, एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन होती है और ये क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है।
लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और कुछ अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से यहाँ पर लेस अमाउंट में एनर्जी फॉर्म होगी क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, इस वजह से एनर्जी की अमाउंट लेस प्रोड्यूस हो रही होती है। एसिडिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस एनिमल्स के अंदर होता है जिसमें कि ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होती है इसकी, और ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो रही है, लैक्टिक एसिड बनता है और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट, अगर एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस हो गया जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होगा और उसके बाद फिर एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, उस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अभी आपको इक्वेशन लिखकर दिखाई थी, ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंजाइम्स की मौजूदगी में। यहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पर प्रोडक्ट हो गए। और यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी मेन प्रोडक्ट है। जो हमें यहाँ पर चीज चाहिए वो एनर्जी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, किसके अंदर हो रहा है, सेल में हो रहा है और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 2827 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, 2827 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो, और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो एक ग्लूकोज, वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है तो इससे 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 2827 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह हम इसको अगर एटीपी में बताएं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो उससे 36 एटीपी के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको नजर आ रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जाके 36 एटीपी के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। यहाँ जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके 3 स्टेप्स हैं। मेन स्टेप जो है वो इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स इसके अंदर स्टार्च का मॉलिक्यूल या ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल टूट रहा है। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। और यहाँ पर ग्लाइकोजन में हमारे पास क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। तो किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, सेल के अंदर। आपको बताया था सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, सेल के आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन यहाँ पर सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। जो साइटोसोल मूव कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा होता है पूरे सेल के अंदर, इस साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम्स की मौजूदगी में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। यहाँ पर साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और टूटने के बाद ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ साथ यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है, जो किसके अंदर हो रहा है? साइटोसोल के अंदर हो रहा है। साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, अभी तक यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं आई है। ऑक्सीजन के बगैर ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है और 2 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ साइटोसोल में, विदाउट ऑक्सीजन हुआ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो चुकी है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुके हैं और 2 ATP के मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो चुके हैं। अब क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनील है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं ये आपको पहले भी बताया था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब ये जो पायरुविक एसिड है, यहाँ पर ये जो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और अब यहाँ पर जब ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होता है और इसी तरह से 2 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी विदाउट ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड फॉर्म हुए थे। अब सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ये कहाँ पर परफॉर्म होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और ये एंजाइम्स पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होगा और 2 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। इसी रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि NAD का मॉलिक्यूल और FAD निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD चेंज हो जाता है, इसकी रिडक्शन होती है और ये चेंज होता है NADH2 के मॉलिक्यूल में और इसी तरह फ्लेविनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड FADH2 में चेंज हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस कहला रहा है क्रेब्स साइकिल या फिर हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, पायरुविक एसिड टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और 2 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर साथ साथ क्या हो रहा है? NAD और FAD चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADH2 में और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या कहलाता है? निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था कि फ्लूइड मौजूद होता है, यहाँ सेमी फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। सेमी फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेमी फ्लूइड मौजूद है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ये पूरा रिएक्शन जो सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल का या सिट्रिक एसिड साइकिल का, ये मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। और आपको ये भी बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटसाइड की इसकी मेम्ब्रेन फ्लैट होती है, यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनर साइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स मौजूद होते हैं और ये फोल्ड्स क्रिस्टी कहलाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप किसके अंदर होगा? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप है वो क्रिस्टी के अंदर परफॉर्म होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा? यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं NADH2 और FADH2 ये चेंज हो जाते हैं दोबारा से NAD में, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। और इसी तरह से ये जो FADH2 है इसकी ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ ये FAD में चेंज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ में एनर्जी के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और यहाँ पर 34 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। सिंपल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन की सीक्वेंस होती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जब जाके ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 36 मॉलिक्यूल ATP के फॉर्म होते हैं। इस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया, जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है, जब जाके यहाँ पर एनर्जी फॉर्म हो रही होती है। अगर आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखें तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। और इसी तरह अगर आप देखें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। सो इस तरह यहाँ पर डिफरेंस मौजूद है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए लाइट एनर्जी की नीड नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का इंटेक हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस मौजूद है, आपको ये डिफरेंस भी याद करना होगा। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज वर्क। पेज नंबर 135 आप MCQs और ब्लैंक्स फिल कर लीजिए अपनी बुक में, उसके बाद आप इसे कॉपी में कॉपी कर लेंगे। पेज नंबर 135 पर रिव्यू क्वेश्चन है, जिसमें के है क्वेश्चन नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। नंबर 1 क्या है? इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होता है 14135 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज्ड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, के इस प्रोसेस के अंदर कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं। आपको भी बताया था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर कंज्यूम होता है तो 2827 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप इसी को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे कितने हैं? 14135 को आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 5। तो नंबर 1 MCQs में आप किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जिसमें कि कितने आ रहे हैं? 5। अगर 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे जब जाके यहाँ पर 14,135 किलोजूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नंबर 2 है स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस एट द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड। अभी आपको थर्ड स्टेप बताया था
ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा है, साइटोसोल में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, वो मैट्रिक्स में होता है। और केमिस्ट्री में कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। तो यहाँ पर जो सेकंड एमसीक्यूज है उसका करेक्ट आंसर है ए, जिसमें आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 3 है, इन अ प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन 180 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अभी आपको बताया था ग्लूकोज का 1 अगर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है 36 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। इसी तरह जब आप इसे डिवाइड कर दें 180 को 36 से तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर अगर 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे जब जाके यहाँ पर क्या बनेगा 180 ATP रिलीज होगी एनर्जी। नंबर 4, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड। आपको पहले बताया था, इससे पहले लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझाया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है या प्रोटॉन लॉस हो रहा होता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सो नंबर 4 आपके पास जो एमसीक्यूज है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ओनली जो लिखा हुआ है, जिसमें आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करेक्ट आंसर है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है नंबर ए में 1 ओनली, तो आप 1 ओनली को टिक कर देंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नंबर 5 है, ईच मोल ऑफ एटीपी स्टोर एनर्जी। एक एटीपी के मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी मौजूद होती है, ये भी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मौजूद होती है 1 मोल में एटीपी के। नंबर 6 है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। आपको बार बार बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या चीज फॉर्म हो रही होती है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। नंबर 7, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस समझाते हुए आपको बताया था 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर होता है, वहाँ जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड है, और थाइलेकॉइड आपको क्या बताया था, मेम्ब्रेन्स का एक पाइलअप मौजूद है, एक स्टैक है, मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है, एक स्टैक फॉर्म करती है जिसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। और यहाँ पर जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके लिए लाइट नेसेसरी होती है वो थाइलेकॉइड के अंदर परफॉर्म होता है। नंबर 8 है, रिएक्शन इन विच सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज फ्रॉम एटीपी एंड NADPH2 टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा कॉल्ड। अब आपको उस रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें कि सोलर एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई है, ग्लूकोज को ट्रांसफर हो रही है। और फिर किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, एटीपी और NADP के। डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर हो रही सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी डायरेक्ट उस मॉलिक्यूल को नहीं मिल रही है, बल्कि एटीपी और NADPH2 के मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिल रही है। किसको मिल रही है, ग्लूकोज को मिल रही है। कहाँ पे हो रहा है ये रिएक्शन, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, आपको रिएक्शन का नाम बताना है। ये रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। और आपके पास जो ऑप्शन है बी 2 ओनली, आप 2 ओनली पर टिक करेंगे। मैं यहाँ रिएक्शन का नेम लिख रही हूँ, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन में आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, जिसमें लिखा हुआ है 2 ओनली, आप उसको टिक कर देंगे। नंबर 9 है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल्ड। यानी वाटर का मॉलिक्यूल लाइट की वजह से टूट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। जो आपके पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स टूटना, ब्रेकडाउन। वाटर का मॉलिक्यूल किसकी वजह से, लाइट की वजह से टूट रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोलाइसिस। नंबर 10 है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी।
which is enough to generate. ग्लाइकोलाइसिस का पूछा है कि जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल में चेंज होता है तो उस वक्त कितनी रिलीज हो रही है एनर्जी? 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, जिसका आंसर है 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. Number 1 blank is question number 2, page number 136. Number 1 is the only source of energy on earth is, आपको बताया था जब फर्स्ट लेक्चर था बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर का तो उस वक्त आपको ये बताया था कि ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पर कौन सा है? सन। Number 2 blank is conversion of free energy into different forms by living organism is called bioenergetics. बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन जब आपको समझाई थी तो ये आपको बताया था कि बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है। बायोएनर्जेटिक्स है कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 3, in living organism energy is stored in a special molecule called ATP. एनर्जी किस मॉलिक्यूल में स्टोर होती है? ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर होती है। नंबर 4, प्लांट यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करने के लिए प्लांट यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ब्लैंक में आपके पास आ जाएगा ग्लूकोज, और इसके साथ साथ क्या फॉर्म हो रही होती है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नंबर 5, फीडिंग सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड फूड चेन आएगा यहाँ पर। जो हर्बीवोर्स होते हैं पहले ऑटोट्रॉफ हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स कार्निवोर्स जो आते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है फीडिंग सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। नंबर 6, photosynthesis is the only process which produce free oxygen by splitting water. वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो फिर जाके ऑक्सीजन रिलीज होती है। नंबर 7, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील हैव सेमी फ्लूइड प्रोटीन कंटेनिंग। ये मेम्ब्रेन पूछा गया है तो मेम्ब्रेन में आपके पास आएगा थाइलेकॉइड, और अगर मीडियम पूछा जाता तो फिर आप उसको चेंज कर देते, लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन लिखा हुआ है मीडियम नहीं है तो मेम्ब्रेन के लिए आपके पास आएगा थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। इन क्लोरोप्लास्ट नंबर 8 है, इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। आपको ये बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट मौजूद होते हैं और वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 9, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। Each mole of glucose produce maximum energy that is 2827 kilojoule per mole. Now question number 1 and 2 are completed. आप इसको कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। Let's move towards the homework. Note down your homework. Page number 131 पर आपके पास ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल की जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके पास पेज नंबर 131 पर मौजूद है। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। वी विल मीट इंशाल्लाह in our next video with chapter 8, chapter number 8. Till then, Allah Hafiz.